नमस्कार साथियों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रॉपर्टी लॉ से रिलेटेड एमसीक्यू के बारे में, जो कि एलएलबी, बीए एलएलबी और पीसीएसजे जैसे एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल ऑन कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला कहता है, संपत्ति अंतरण अधिनियम के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। संपत्ति का ऐसा अंतरण भी किया जा सकता है जहां अंतरणकर्ता की मृत्यु के पश्चात ही प्रवर्तित होगा। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही होगा। ये कथन आपका बिल्कुल गलत है, संपत्ति अंतरण अधिनियम के अनुसार। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पर एक चीज और बता देता हूँ। अंतरण का मतलब या फिर अंतरण किन किन के बीच होता है। ठीक है, देखिए, संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के अंतर्गत धारा 5 के आवश्यक तत्व हैं कुछ। नंबर 1 कहता है कि संपत्ति अंतरण जो होता है एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें संपत्ति एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास जाती है। दूसरा कहता है कि अंतरण दो जीवित व्यक्तियों के मध्य होती है। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और अंतरण वर्तमान या फिर भविष्य में किया जा सकता है, ये भी ध्यान दीजिएगा। और संपत्ति का अंतरण होना चाहिए, ये भी बात है जो कि सही है। और पक्षकार अंतरण करने में सक्षम होने चाहिए। और साथ ही अंतरण स्वयं को भी हो सकता है। ये बातें याद रखिएगा। धारा 5 के आवश्यक तत्व हैं ये। ठीक है, तो इनको याद रखिएगा आप। क्वेश्चन नंबर दूसरे की बात करेंगे अब। निम्नलिखित में कौन अनुयोज्य दावा है। तो आपको बताना है यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा। देखिए, अनुयोज्य दावा यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही होगा। मुस्लिम महिला का अदत्त मेहर का दावा जो है ये एक अनुयोज्य दावा है। अब मैं आपको यहाँ पर अनुयोज्य दावा कौन कौन सी चीज़ें मानी गई हैं उसको भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही होगा। तो ध्यान दीजिएगा, ए ऑप्शन आपका सही होगा। मैं आपको बताने जा रहा हूँ अनुयोज्य दावा। क्वेश्चन नंबर तीसरा पढ़ने से पहले मैं आपको अनुयोज्य दावा के कुछ पॉइंट्स बता देता हूँ। संपत्ति अंतरण अधिनियम के अनुसार, ठीक है, कुछ अनुयोज्य दावा माने गए हैं। ध्यान दीजिएगा। नंबर 1 पॉइंट है बकाया किराए के लिए दावा या भविष्य में देय होने वाला किराया। ठीक है, ये अनुयोज्य दावा माना गया है। दूसरा, निष्पाद्य संविदा से लाभ, ये भी अनुयोज्य दावा माना गया है। तीसरा, फर्म में भागीदारी, ठीक है, ये भी अनुयोज्य दावा माना गया है। और चौथा है निष्पादित संविदा से लाभ। और पांचवा है जीवन बीमा भविष्य निधि आदि। और छठवां है मुस्लिम विधवा का अदत्त मेहर का दावा। इन सभी को संपत्ति अंतरण अधिनियम के अनुसार अनुयोज्य दावा माना गया है।
तो इनको आपको याद रखना है। अब जैसे यहाँ पर आपके ए ऑप्शन में मुस्लिम महिला का दत्त मेहर का दावा है, तो ये अनुयोज्य दावा माना गया है, इसलिए ये सही है। अगर मुस्लिम महिला का अदत्त मेहर का दावा ना हो करके यहाँ पर होता कि बकाया किराए के लिए दावा, तो आपको बकाया किराए के लिए दावा पर टिक करना होता, क्योंकि अनुयोज्य दावा है ये। ठीक है, तो अनुयोज्य दावा मैंने कुछ आपको बताए हैं, इनको ध्यान दीजिएगा। और इस क्वेश्चंस में आपका ए ऑप्शन सही होगा, क्योंकि यहाँ पर ए ऑप्शन ही जो कि अनुयोज्य दावा है। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर तीसरे की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा, एक अनुयोज्य दावा का अंतरण। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही होगा। अंतरणकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित लिखित से किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 4, संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की निम्नलिखित में से कौन सी धाराओं से स्पष्ट है कि विधि हित के निहित होने के पक्ष में है तथा हित के निर्निहित होने के विरोध में। तो आपको धारा बतानी है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको याद रखना है, ठीक है, कि संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 26 एवं 29 से स्पष्ट है कि विधि हित के निहित होने के पक्ष में है तथा हित के विनिहित होने के विरोध में। तो यहाँ पर आपका धारा 26 एवं 29 सही होगा, इसका मतलब डी ऑप्शन सही होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कपट पूर्ण अंतरण परिभाषित है। तो आपको याद रखना है, संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 53 में 53 में कपट पूर्ण अंतरण को परिभाषित किया गया है। आपको याद रखना है ये, ठीक है। तो यहाँ पर आपका धारा 53 सही होगा, ठीक है। सी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है निम्नलिखित में कौन हित अंतरणीय नहीं है। तो आपको ध्यान देना है, देखिए संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 6 के खंड का में ध्यान दीजिएगा पहले, ठीक है। ये कहा गया है कि किसी प्रत्यक्ष वारिस की संपदा का उत्तराधिकारी होने की संभावना कुल्य की मृत्यु पर किसी नातेदार की वसीयत संपदा अभिप्राप्त करने की संभावना या इसी प्रकृति की कोई अन्य संभावना मात्र अंतरित नहीं की जा सकती। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 6 में सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, मतलब उत्तराधिकार की संभावना पर आधारित हित, ठीक है, ये अंतरणीय नहीं है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है आजात व्यक्ति के पक्ष में हित सृजित करने के लिए निम्नलिखित में कौन आवश्यक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आपका डी ऑप्शन सही होगा, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, का अपना मकान खा को इस शर्त के साथ विक्रय करता है, मतलब बेचता है कि खा उस मकान को
गा के अतिरिक्त किसी अन्य को अंतरित नहीं कर सकता। तो विक्रय क्या विधि मान्य है किंतु शर्त शून्य है? क्या विक्रय शून्य है? क्या विक्रय विधि विरुद्ध है? क्या विक्रय शून्य करणीय है? तो आपको यहाँ पर सही ऑप्शन चुनकर बताना है। ध्यान दीजिएगा हमारी बात को। देखिए, संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 10 के अनुसार विक्रय जो है वो विधि मान्य किंतु शर्त शून्य है। ठीक है, धारा 10 के अनुसार है, याद रखिएगा कि विक्रय जो होता है वो विधि मान्य किंतु शर्त शून्य है। तो यहां पर आपका ए ऑप्शन सही होगा, विधि मान्य है किंतु शर्त शून्य है। तो ए ऑप्शन आपका यहां पर बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है कि खा को का 50,000 रुपए दान देता है और का खा की सहमति से 50,000 रुपए में से 10,000 रुपए जब जी चाहे वापस प्राप्त करने का अधिकार अपने पास आरक्षित रखता है। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 9 में आपका यहाँ पर सी ऑप्शन सही होगा। देखिए, 40,000 रुपए तक दान जो है विधि मान्य है। ध्यान दीजिएगा इस बात को, याद रखिएगा ये लाइन। 40,000 रुपए तक दान विधि मान्य है तथा 10,000 रुपए वापस पाने के लिए शून्य है। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है कि एक सर्वस्व आदाता दाता के ऋणदाताओं के प्रति दायित्वाधीन है। सर्वस्व आदाता का दायित्व, यहां पर आपका बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, उसके पास दान स्वरूप दी गई संपत्ति के मूल्य की सीमा तक होता है। कहने का मतलब एक सर्वस्व आदाता जो है वो दाता के ऋणदाताओं के प्रति दायित्वाधीन है और सर्वस्व आदाता का दायित्व जो है उसके पास दान स्वरूप दी गई संपत्ति के मूल्य की सीमा तक होता है। यहां पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है दो अधिकारों में से चुनना जहां यह स्पष्ट आशय हो कि दोनों का उपयोग आशायित नहीं था कहलाता है। तो आपको ध्यान देना है, यहां पर आपका बी ऑप्शन सही होगा, मतलब निर्वाचन का सिद्धांत कहलाता है। ध्यान दीजिएगा और याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है कि तत्प्रतिकूल संविदा या स्थानीय विधि या प्रथा के अभाव में अचल संपत्ति का विनिर्माण के प्रयोजनों के लिए किया गया पट्टा निम्नलिखित अवधि के लिए समझा जाएगा। तो कितने अवधि के लिए समझा जाएगा? यहाँ पर बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, वर्षानुवर्ष के लिए। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन संहरण द्वारा पट्टा के पर्यवसान का आधार है? तो 13 नंबर में आपका यहां पर ध्यान दीजिएगा, ए ऑप्शन सही होगा, अभिव्यक्त शर्त के भंग होने पर। ठीक है,
अभिव्यक्त शर्त के भंग होने पर ए ऑप्शन सही होगा। अब ध्यान दीजिएगा यहीं पर कि संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 111 के खंड का से चा तक पट्टे के पर्यवसान का उपबंध करता है। याद रखिएगा इस बात को आप, ठीक है। आपको इस बात को याद रखना है कि धारा संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 111 के खंड का से चा तक जो है वो पट्टे के पर्यवसान का उपबंध करता है इतना, और इसमें संभरण द्वारा पट्टे के पर्यवसान का आधार है और अभिव्यक्त शर्त के भंग होने पर, ठीक है। आधार क्या है? अभिव्यक्त शर्त के भंग होने पर, याद रखिएगा, समझ गए। तो इसलिए यहाँ पर अभिव्यक्त शर्त के भंग होने पर जो है ये संभरण द्वारा पट्टा के पर्यवसान का आधार है, आधार, याद रखिएगा। इसलिए ए ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 जो है आपका क्वेश्चन बड़ा है, तो ध्यान दीजिएगा। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। देखिए सूची 1 में ए में लिखा है अभिधारणा, बी में लिखा है सर्वस्व आदाता, सी में लिखा है मोचन और डी में लिखा है क्रेता। अब ध्यान दीजिएगा, सूची 2 में लिखा है बंधक, दूसरे पॉइंट में लिखा है दान, तीसरे पॉइंट में लिखा है पट्टा, चौथे पॉइंट में लिखा है विक्रय, ठीक है। तो यहां पर आपको सही सुमेलित करना है। कूट भी दिए गए हैं नीचे, तो आपको ध्यान देना है यहां पर। क्वेश्चन नंबर 14 में आपका यहां पर ए ऑप्शन सही होगा। कहने का मतलब है कि अभिधारणा जो है वो पट्टा से मिलान किया जाएगा, सर्वस्व आदाता का जो है वो दान से, और मोचन का बंधक से, और क्रेता का विक्रय से, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो है ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है कि नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए, दान की विधिक अनुसंगतियों में दान का अत्यंतिक उपभोग शामिल है, और कारण आर, आदाता को दान के उपयोग करने से किसी शर्त द्वारा निर्बंधित नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पर आपका जो है ए ऑप्शन सही होगा। ए और आर दोनों सही हैं, और आर जो है वो ए की सही स्पष्टीकरण है। तो यहाँ पर आपका जो है ए ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? बंधक के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो आपको याद रखना है, यहां पर आपका बी ऑप्शन सही होगा। बंधक में स्वामित्व का अंतरण होता है, ये कथन सत्य नहीं है। तो आपको याद रखना है, ध्यान दीजिएगा हमारी बात को। संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 58 के अनुसार, धारा सेक्शन 58 के अकॉर्डिंग, ओके, तो धारा 58 के अनुसार बंधक में स्वामित्व का अंतरण नहीं होता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो बंधक में स्वामित्व का अंतरण नहीं होता है, ये धारा 58 में लिखा गया है, तो इसको याद रखिएगा, ये बिल्कुल सही है। लेकिन आपके क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया है कि कौन सा कथन है जो सत्य नहीं है। इसका मतलब कौन सा कथन है जो असत्य है। तो बंधक में स्वामित्व का अंतरण होता है, ये बिल्कुल ही गलत है, असत्य है,
अर्थात ये कथन सत्य नहीं है। ठीक है, तो सत्य क्या है, तो इसको भी याद रखना ना आप। धारा 58 मतलब सेक्शन 58 के अकॉर्डिंग बंधक में जो है स्वामित्व का अंतरण नहीं होता है, नहीं होता है, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 17 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 में सन 2002 में संशोधन किया गया। तो आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा हमारी बात को। संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 100 में संशोधन संपत्ति अंतरण अधिनियम 1929 की धारा 20 के अंतर्गत किया गया है, याद रखिएगा। और यह संशोधन जो है वो विधि के प्रवर्तन हेतु नहीं बल्कि स्पष्ट करने हेतु किया गया है, जो कि गोस्वामी बनाम महाराष्ट्र राज्य के वाद में किया गया है। ठीक है, तो यहां पर आपका ए ऑप्शन सही होगा, धारा 100 में। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा वाद विमोचन के अधिकार से संबंधित है। तो आपको याद रखना है, यहां पर आपका डी ऑप्शन सही होगा। उपयुक्त सभी वाद मतलब स्टैनली बनाम वाइल जो कि विमोचन के अधिकार से संबंधित है। दूसरा नूक्स बनाम राइस, ये वाद विमोचन के अधिकार से संबंधित है। तीसरा क्रेग लिंगर बनाम न्यू पेटागोनिया मीट एंड कोल्ड स्टोरेज कंपनी लिमिटेड, ये वाद भी जो है विमोचन के अधिकार से संबंधित है। तो इसका मतलब ये तीनों वाद जो है विमोचन के अधिकार से संबंधित है, इसलिए डी ऑप्शन सही हुआ। तो आपको इन वाद को याद रखना है कि ये वाद जो है विमोचन के अधिकार से संबंधित वाद हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है संपत्ति के वैध अंतरण हेतु निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक तत्व नहीं है। तो आपको याद रखना है, यहां पर आपका सी ऑप्शन सही होगा। अंतरण को स्वीकार करने के लिए अंतरिती का सक्षम होना आवश्यक नहीं है। ठीक है, ये जो है आवश्यक तत्व नहीं है। तो यहां पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगर आपको याद हो वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया है अंतरण से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स, तो वो चीज़ें मैं आपको यहाँ पर दोहरा देता हूँ कि धारा 5 के आवश्यक तत्व हैं, जिसमें नंबर 1 कहता है कि संपत्ति अंतरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें संपत्ति एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास जाती है। दूसरा, अंतरण जो होता है दो जीवित व्यक्तियों के मध्य होता है, ये बात भी आपको याद रखना है। तीसरा, अंतरण वर्तमान या फिर भविष्य में किया जा सकता है। चौथा, संपत्ति का अंतरण होना चाहिए, ये भी बात याद रखिएगा। पांचवा, पक्षकार जो है अंतरण करने में सक्षम होने चाहिए। ये कह रहा है धारा 5 का आवश्यक तत्व जो कह रहा है कि पक्षकार अंतरण करने में सक्षम होना चाहिए, ये सत्य है। और क्वेश्चन में क्या कहा है कि कौन सा आवश्यक तत्व नहीं है,
तो भैया अंतरण को स्वीकार करने के लिए अंतर्तिका सक्षम होना आवश्यक नहीं है, ये आवश्यक तत्व नहीं है बिल्कुल। यहाँ पर आवश्यक तत्व है अगर कहता क्वेश्चन में, आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। ये लॉ के क्वेश्चंस हैं, विधि के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। मैं ये नहीं कहता कि कोई चीज़ टफ है, अगर टफ है तो कोई चीज़ इजी भी नहीं है, ठीक है। उसको बिल्कुल ना तो किसी चीज़ को आप बहुत इजी समझें और ना ही टफ समझें। अगर हम मेहनत करें, अच्छे से क्वेश्चन को रीड करें, ठीक है, समझ गए ना बात हमारी। मतलब क्वेश्चन को ही आप लोग ध्यान से नहीं समझते हो, ना पढ़ते हो, कहते हो कि क्वेश्चन मैंने सब सही करके आए हैं एग्ज़ाम में, ठीक है, ऑब्जेक्टिव में, लेकिन किसी किसी आप ओवर कॉन्फिडेंस में आपको पूरा आता है, बस जल्दबाजी में, ठीक है। तो जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है, ठीक है। आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही आंसर देना है। क्वेश्चन में कहा है कौन सा आवश्यक तत्व नहीं है, आप आवश्यक तत्व में ही टिक लगा के चले आ रहे हो, जो आवश्यक तत्व सही है उसका, ठीक है। तो ये गलत है, ठीक है। क्वेश्चन को आपको अच्छे से पढ़ना है, याद रखिएगा हमारी बात को, ठीक है। जो लोग हमारी पूरी वीडियो देख रहे हैं वही हमारी ये बात यहाँ पर सुन पाएंगे, क्योंकि कुछ लोग तो बस 2 मिनट के लिए आए, सब वीडियो 2 मिनट में ही पूरा ख़त्म हो जाना चाहिए 100 क्वेश्चन, ठीक है। तो ये ऐसे नहीं होगा, ठीक है। उन स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो नहीं रहता है। कुछ स्टूडेंट जो ईमानदारी के साथ तैयारी करते हैं उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो है, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा हमारी बात को, आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा तो आप 100% सफल हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन आप क्वेश्चन जल्दबाजी में पढ़ेंगे तो आप पक्का है, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपको नहीं आता है, आपको आता रहता है, ठीक है। लेकिन आप ओवर कॉन्फिडेंस में चले जाते हो कि मुझे पूरा आता है, तो आता है भैया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप उसको अच्छे से पढ़ें, क्वेश्चन को सही से पढ़ें, ठीक है, क्वेश्चन को समझ जाएं, फिर उसके बाद उत्तर दें, ठीक है। तो मैंने क्या कहा कि भैया कौन सा आवश्यक तत्व तो नहीं है, क्वेश्चन में ये पूछा 19 नंबर में, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि आवश्यक तत्व तो नहीं है, ये आपको बताना है। तो भैया अंतरण को स्वीकार करने के लिए अंतरिति का सक्षम होना आवश्यक नहीं है, ये जो है संपत्ति के वैध अंतरण का जो है आवश्यक तत्व तो नहीं है। तो आवश्यक तत्व तो है कौन से फिर, तो सक्षम अंतरणकर्ता, अंतरणीय संपत्ति, अंतरण का प्रयोजन विधिमान्य होना चाहिए, ये सब, और साथ ही पक्षकार अंतरण करने में सक्षम होना चाहिए, ये चीज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करेंगे, ये बात हमारी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 20 कहता है शाश्वतता के विरुद्ध नियम नहीं लागू होगा यदि, यहां पर आपका क्वेश्चन नंबर 20 में आपका ए ऑप्शन सही होगा, संपत्ति जनहित के लिए अंतरित की जाती है, ठीक है, ए ऑप्शन सही होगा। अब ध्यान दीजिएगा, मैं आपको बताने जा रहा हूं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखिए धारा 14 के अंतर्गत शाश्वतता के नियम के निम्न अपवाद हैं, उन अपवाद को मैं आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा इस वीडियो में। देखिए नंबर 1 अपवाद है, धारा 14 के अंतर्गत है ये शाश्वतता के नियम के अपवाद, ठीक है। कौन सी धारा, धारा 14, धारा 14 के अंतर्गत शाश्वतता के नियम के कुछ अपवाद बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। पहला अपवाद है व्यक्तिगत संपदा, दूसरा अपवाद है भार, तीसरा अपवाद है दान अथवा धर्मार्थ संपत्ति, चौथा है पट्टे का अनुबंध, और पांचवा है निगम द्वारा खरीदी गई संपत्ति, और छठवां है निहित हित, और सातवां है बंधक, ठीक है। तो ये
जितने भी पॉइंट्स मैंने बताए हैं आपको, ये शाश्वतता के नियम के अपवाद हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि शाश्वतता के विरुद्ध नियम नहीं लागू होगा यदि, तो आपको याद रखना है, यदि संपत्ति जनहित के लिए अंतरित की जाती है तो शाश्वतता के विरुद्ध नियम नहीं लागू होगा। याद रखिएगा इस बात को। ठीक है, क्वेश्चन को सही तरीके से पढ़िए, क्वेश्चन और आंसर को मिलाकर पढ़िए। ठीक है, जिस तरीके से आप उसको समझ जाएं, ठीक है, उस तरीके से आप पढ़िए ताकि आप उसको याद रख सकें। ठीक है, तो आज के लिए ये 20 क्वेश्चंस, ठीक है, आपको डिस्क्रिप्टिव में भी मैं बताऊंगा। ठीक है, तो आज के लिए आज की ये पहली वीडियो थी। ठीक है, 3 मार्च 2022 स्टार्टिंग डेट है। ठीक है, तो वीडियो क्लास आपकी। ठीक है, तो मैंने आज जो है फर्स्ट डे है, तो आज मैंने आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस मैंने बताए हैं 20 क्वेश्चंस। ठीक है, जो कि एलएलबी में पूछे जाएंगे, बीए एलएलबी में भी, और पीसीएसजे जैसे एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं ये क्वेश्चंस। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से पढ़िए, रीड करिए, और जितना मैंने बताया उसको ध्यान से सुनिए। और आपको क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना चाहिए, ध्यान से पढ़ना चाहिए। क्वेश्चन जब आप समझ जाएंगे तो उसका उत्तर आप आसानी से दे सकते हैं। ठीक है, ये बात हमेशा हमारी याद रखना। आप 100% सफल होंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम आपसे नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।